हेलो स्टूडेंट्स। यस बेटा, अब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कर चुके हैं और अब हम लोग देखेंगे कि हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे होता है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिल्कुल जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसके ही तर्ज पे बनाया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से बनाया जाएगा। अब जैसे आपको बताया गया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो आपकी जो कैश बुक है उसकी समरी है, और आय और व्यय खाता जो है ये आपका कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस खाता जो आपका हेलो, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का सारांश होता है। अब हम देखिए, आप इनका डिफ्रेंसिएशन ज़रूर अपने नोटबुक में लिखेंगे। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपने कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं हुआ था, किसी भी आइटम का नेचर चाहे वो रेवेन्यू हो या कैपिटल हो, वो आपने इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, अगर आपकी किसी भी प्रकार की जो प्राप्तियां हैं वो डेबिट में लिखे थे। लेकिन वो फॉर्मूला आप यहाँ पे फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ आपको अलग अलग करने पड़ेंगे जो रेवेन्यू नेचर के हैं आइटम्स, चाहे फिर वो इनकम हो या एक्सपेंडिचर हो। और जाहिर सी बात है, इनकम जो है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और एक्सपेंडिचर लिखेंगे। तो जो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है हमारा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो जितने भी आपके जो है वो खर्चे हैं या व्यय है वो आप डेबिट पक्ष में लिखेंगे, और जितने भी आपकी आय है और लाभ है वो आप क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान देने की ये है कि जितने भी आपके जो है वो जैसे डेप्रिसिएशन है या और कोई है, यहाँ पर आप सिर्फ चालू वर्ष जो आपका करंट ईयर है उससे संबंधित आप जो है वो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि सिर्फ यहाँ पे चालू वर्ष की ही चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाए, और प्रीवियस ईयर एंड फॉलोइंग ईयर यानी गत वर्ष और जो आने वाला वर्ष है उससे संबंधित कोई भी बात यहाँ पर नहीं लिखी जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप जब इसमें फॉलो करेंगे, ये ऑलमोस्ट जब आप करेंगे तो आपको लगेगा कि आप लाभ हानि खाता ही कर रहे हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें बातें ये देखिए, आय और व्यय खाता बनाने में निहित चरण, ये आप जब भी आय और व्यय खाता बनाएंगे तो इन 5-6 बातों को आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, उसमें सबसे पहले ये कहा गया है कि यहाँ पर एक तो हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग जो आपका कैश का बैलेंस है वो आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे, चाहे कैश का है या बैंक का है, क्योंकि वो एक तो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है ना, तो वो आपकी प्राप्ति है ना कि आय, और प्राप्ति आप प्राप्ति और भुगतान खाते में ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो यहाँ पे आप उनको पैसे से संबंधित जो भी चीज़ है वो आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे, चाहे आपके कैश इन हैंड हो या कैश एट बैंक हो, ओपनिंग बैलेंस हो या क्लोजिंग बैलेंस हो, वो आप नहीं लिखेंगे। इसके बाद दूसरी बात, जो आपकी पूंजीगत प्राप्तियां हैं, पूंजीगत प्राप्तियां मीन्स जो आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स हैं और कैपिटल पेमेंट्स हैं, उनको आप बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो सिर्फ बची यहाँ पे क्या, जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस और रेवेन्यू इनकम्स हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। कैपिटल एक्सपेंसेस और कैपिटल रिसिप्ट आप आय और व्यय खाते में नहीं लिखेंगे। ठीक है, और चौथा पॉइंट में इन्होंने ये बताया है कि आप यहाँ पर सिर्फ जो आपका चालू वर्ष है यानी करंट ईयर है उससे संबंधित वस्तुएं लिखेंगे। प्रीवियस ईयर की वस्तुओं को भी वहाँ से हटा देंगे और आगे आने वाले वर्ष की भी जो आइटम्स है उसको वहाँ से हटाएंगे। ये किस तरीके से करेंगे वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊँगी, लेकिन इन सब बातों को आपको करते वक्त ध्यान में रखना है। इसके बाद आगम व्ययों और आय व्यय खाते में आय पक्ष में अग्रिम प्राप्तियों से तथा अभी तक प्राप्त न हुई हो से संबंधित दी हुई सूचना को समायोजित करके दर्शाएं। दैट मीन्स आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट किस चीज़ की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की और प्रीपेड एक्सपेंसेस की, या आउटस्टैंडिंग इनकम की या प्री रिसीव्ड इनकम की। ठीक है,
तो यहाँ पर हम एडजस्टमेंट करेंगे। इसके बाद जो है वो आपको आप ध्यान रखिए, छठा पॉइंट में ये कह रहे हैं कि जो प्राप्ति एवं भुगतान खाते में नहीं दर्शाई गई हैं, जो कि आधिक्य एवं घाटा निर्धारक करने में ज़रूरी है, वो आप लोगों को, जैसे जो आपकी जितनी भी असेट्स हैं उनके पर जो डेप्रिसिएशन है वो आपका ऑब्वियसली आएगा। संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, दैट मीन्स जो आपके डाउटफुल डेट्स हैं उसके लिए जो भी आपने प्रोविज़न की है वो आपकी यहाँ पे आएगी डेबिट साइड में। और अगर आपने जो असेट्स हैं वो सेल की हैं तो उनसे अगर आपको कोई प्राप्त लाभ है या हानि है तो वो भी यहाँ पर बिल्कुल दिखाया जाएगा। तो एक बार आप ये जो जितने भी, ये आपके पास ऑलरेडी PDF है, यू विल गो थ्रू इट, यू विल प्रिपेयर द नोट्स एंड देन वी विल गो फॉर द प्रॉब्लम्स। ठीक है। अब इसके बाद देखिए कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे इन्होंने दी है, वी विल सी लेटर ऑन, लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपके साथ जो बैलेंस शीट है उसको भी डिस्कस करना चाहूँगी। और बैलेंस शीट को इन्होंने तुलन पत्र कहा है। चलिए देखते हैं। आय और व्यय खाता और प्राप्ति एवं भुगतान खाते के बीच में अंतर, ये आप ज़रूर अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इन्हें अपना जो है वो रीड भी इसको अच्छी तरीके से करेंगे। तो अब देखिए हमारा बैलेंस शीट का आ गया। तो हमने देखा था कि जो अलाभकारी संस्थाएं हैं उनके लेखांकन जो हमें करने होते हैं उसमें आपको 3 चीज़ें बनानी होती हैं। वो होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा आय और व्यय खाता और तीसरा तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दूसरा, और तीसरा है आपका बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाते वक्त आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है वो यहाँ पे बताया गया है। एक बात हम लोग पहले ही जो है वो स्टडी कर चुके हैं और वो ये है कि यहाँ पे कैपिटल नेचर की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर दिखाई जाएंगी। कहाँ? बैलेंस शीट में। रेवेन्यू नेचर की हमने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दी, और दोनों ही नेचर की हम लोगों ने जो प्राप्तियाँ थी वो हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखा दी। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो कैपिटल नेचर की चीज़ें यानी जो आपकी कैपिटल नेचर की चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर दिखाएंगे। और अब देखिए इन लोगों ये जो बैलेंस शीट है ये किस तरीके से बनाई जाएगी। ये बनाई जाएगी, आप लोगों को कुछ एडजस्टमेंट दी जाएंगी। आपका जो ओपनिंग बैलेंस है वो प्लस आपका जो एडजस्टमेंट्स हैं वो, और इन सब को देख करके जितनी भी समायोजन आपको करने हैं, चाहे वो परिसंपत्तियों के हो या कोई और हो, वो करके आपको इस बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग एक बार तुलन पत्र को तैयार हम लोग किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें जो दी हैं जो हमें डिस्कस करनी चाहिए। उसके बाद आप जो है ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिख देंगे। तो देखिए क्या क्या बात ध्यान हमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। ये देखिए, आरंभिक तुलन पत्र के अनुसार यानी ओपनिंग बैलेंस शीट के अनुसार जो भी आपका कैपिटल फंड है जिसको इन्होंने सामान्य निधि को कहा है एक्सेट्रा, और आय और व्यय खाते से प्राप्त आधिक्य को जोड़े। इसके पश्चात प्रवेश शुल्क, वसीयत, आजीवन सदस्यता शुल्क इत्यादि को वर्ष के दौरान प्राप्त हुई हैं को जोड़िए। तो हम लोगों को जो भी हम लोगों को बैलेंस शीट में हम कैपिटल निकालेंगे या कैपिटल हमें लिखनी है वो कैसे निकालेंगे। आपको पहले ऑलरेडी एक ओपनिंग कैपिटल दी होगी, उस कैपिटल में अगर आप लोगों को इनमें जो निहित है, जैसे आपका प्रवेश शुल्क है या फिर आपकी लेगेसी है या आपका लाइफ मेंबरशिप है या आपका सरप्लस है, तो इन सबको जोड़ के आपकी क्लोजिंग कैपिटल आएगी जो कि आप बनाएंगे। दूसरा देखिए, सभी स्थायी परिसंपत्तियां जितनी भी आपकी फिक्स्ड एसेट हैं, अगर आपने उनको नहीं बेचा है तो उनके ऊपर अगर ह्रास लगाया है या डेप्रिसिएशन लगाया है तो उसमें से वो डेप्रिसिएशन घटाया जाएगा। ठीक है। और अगर आपने कोई नई एसेट खरीदी है तो आपको वो जोड़ा जाएगा। इसके बाद देखिए, प्राप्ति एवं भुगतान खाते के प्राप्ति पक्ष की मदों की तुलना आय और व्यय खाते की आय पक्ष की मदों से कीजिए, और यहाँ पे हमें निर्धारण करना पड़ेगा। तो आप जो रिसिप्ट हैं वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्रेडिट साइड, दोनों को आप लोग जो हैं वो
बिल्कुल टैली करेंगे और उसके बाद आप उसको बैलेंस शीट में पोस्ट करेंगे। सो इसमें कुछ सारी चीज़ें दी हुई हैं जो हम लोग प्रॉब्लम करते वक्त देखेंगे। और इसी प्रकार इन लोगों ने कहा है कि जो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का है, तो पेमेंट साइड को और जो आपका इनकम एक्सपेंडिचर है उसमें आपका एक्सपेंडिचर साइड को दोनों को इक्वलाइन करना है, और फिर आप जो है वो अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे। अब देखिए, इन्होंने तुलन पत्र का जो है वो फॉर्मेट दिया हुआ है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। और उसमें देखिए पूंजी निधि यानी कैपिटल फंड में आरंभिक शेष यानी जो ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको दिया हुआ है वो अमाउंट, उसमें जोड़ा इन्होंने। अगर आपका आधिक्य आ रहा है, सरप्लस आ रहा है तो जुड़ेगा, अगर आपको घाटा आ रहा है तो वो घटेगा। ये दूसरा। तीसरा इन्होंने क्या और जोड़ा, चालू वर्ष में आय का पूंजीकरण, यानी अगर आपकी जो आय है आपने उसको कैपिटलाइज कर दिया है, वो आपको जोड़ा जाएगा। उसके बाद लेगेसी है या एंट्रेंस फीस है या लाइफ मेंबरशिप फीस है, उसके बाद अंतिम शेष या लास्ट में जो बचा हुआ है, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। कोई स्पेसिफिक डोनेशन है या कोई पिछला जो है वो और कोई डोनेशन है वो। और इसके अलावा अवधि के दौरान मदों के लिए प्राप्तियाँ और निधि पर अर्जित आय, अनुदान, विनियोग, ये जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और आपके क्रेडिटर्स हैं नॉनली, और बैंक ओवरड्राफ्ट है, और आपको इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, एक्सेट्रा। अब एक बार हम लोग असेट साइड में चलेंगे। असेट परिसंपत्तियाँ लिखा हुआ है, इसमें कैश इन हैंड है, और कैश इन हैंड या कैश एट बैंक है। उसमें अप्राप्य आय जो अभी इनकम नॉट रिसीव्ड है, अग्रिम भुगतान व्यय आपने ऑलरेडी जो एडवांस में खर्च कर दिया है, दैट वन। अंतिम शेष। अच्छा, इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग जब प्रॉब्लम करेंगे तो हम आप इसको डिस्कस करेंगे, तो इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट बनेगी। एंड नाउ वी विल गो फॉर एक्चुअली टू द प्रॉब्लम्स दैट वी विल सी इन DK Goyal बुक। थैंक यू।